हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। आज हम राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा था और आज हम राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान से जो नदियाँ निकलती है वो नदियाँ कहाँ पर अपना जल ले जाती है और कौन कौन से क्षेत्र से वो राजस्थान में नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो सभी लोग लाइव आ जाइए, 12 बज गए हैं और लाइव आने का समय हो गया है और आज हम राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में जानकारी लेंगे हम, और जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और क्लास का लुत्फ उठा सके। तो चलो इस आगे चलते हैं, हम राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र में जो राजस्थान की नदियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं क्लास, तब तक सभी लोग जो लाइव है वो आ जाइए। राजस्थान की जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब राजस्थान की जो नदियां हैं उन राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटकर हम राजस्थान की नदियों का अध्ययन करेंगे। अब राजस्थान की जो नदियां हैं वो अधिकांश जो नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, यानी वर्षा का जो पानी आता है उस वर्षा के पानी में ही वो बहती है। तो अधिकांश नदियां हैं वो बरसाती नदी हैं। तो हम उनका 3 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। अब वो 3 कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियां जल ले जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर की ओर जो नदियां जल ले जाती है। और तीसरा है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। ये जो 3 क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो नदियां प्रवाहित होती है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती है। अब बंगाल की खाड़ी में मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपरी तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी जो नदियाँ हैं वो जल ले जाती है। फिर हम नदियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, काली सिंध, चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी और बेड़च और गंभीर नदी। ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है। अब इनकी जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। वो हम, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम इन नदियों का विस्तार पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि इन कौन कौन सी जो सहायक नदियां हैं, उद्गम स्थान हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च और गंभीर नदी, ये नदियां हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है। अब पढ़ लेते हैं हम अरब सागर की तरफ अपना जल ले जाने वाली नदियां। तो अरब सागर की तरफ अपना जल ले जाती है सोम, माही, जाखम, साबरमती, और पश्चिमी
पनास और लूणी आदि, ये नदियां हैं वो अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ जल ले जाने वाली नदियां हो गई, यानी ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है। अब जो सबसे ज्यादा भूभाग है वो है आंतरिक जल प्रवाह का, यानी आंतरिक प्रवाही नदियों का, यानी जो 60% क्षेत्र है वो इनका है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का है 60% क्षेत्र। अब आंतरिक प्रवाह वाली कौन कौन सी नदियां, अब देखो आंतरिक प्रवाह किसे कहते हैं, यानी ये जो नदियां होती है वो अपना जल किसी समुद्र या खाड़ी में नहीं मिलाकर ये उसी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, यानी कुछ किलोमीटर चलने के बाद वे वहां पर विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कहलाती हैं। तब आंतरिक प्रवाह वाली राजस्थान में कौन कौन सी नदी है? पहली नदी है कांकनी नदी। पहली नदी कौन सी है? कांकनी नदी। दूसरी नदी है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। और तीसरी नदी है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी। और चौथी नदी है घग्गर नदी। ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। और अगली है मेंथा नदी। मेंथा नदी। और अगली है बांडी नदी। बांडी। और ये है अंतिम नदी है वो है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी। ये नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती है और कौन कौन सी अरब सागर में और कौन कौन सी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तो इसमें आंतरिक प्रवाह वाली में 60% क्षेत्र है वो राजस्थान की जो नदियों का है वो आंतरिक प्रवाह का 60% क्षेत्र इसमें माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं इन नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है और किस प्रकार की उनकी स्थिति है और कौन कौन से जिलों से होकर वो नदी प्रवाहित होती हैं। तो इसमें जो राजस्थान के इसमें जो नदियों का विवरण है वो मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि उत्तरी क्षेत्र की नदियाँ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नदियाँ, दक्षिणी क्षेत्र की नदियाँ और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की नदियाँ, उनके बारे में मैं आपको इसका ये जो क्षेत्र है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब देखो, पहले नंबर हम पढ़ लेते हैं जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में। तो पहली नदी है लूणी नदी। लूणी नदी कौन सी नदी है? लूणी नदी। अब लूणी नदी के बारे में पढ़ते हैं। लूणी नदी के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे उद्गम। उद्गम। अब कमेंट करके बता दीजिएगा इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है उसके बारे में बताइए। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो मैं बताता हूँ। लूणी नदी का है वो नागपाड़ियाँ अजमेर में है। कहाँ पर है उद्गम? नागपाड़ियाँ अजमेर में इसका उद्गम स्थान है। कहाँ पर है? नागपाड़ियाँ अजमेर में। नागपाड़ियाँ अजमेर से ये नदी निकलती है, यानी उद्गम होता है जिस स्थान से नदी निकलती है वो उसका उद्गम माना जाता है। अब उद्गम इसका नागपाड़ियाँ अजमेर है। कहाँ पर है? नागपाड़ियाँ अजमेर में है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला की नदी है। और अन्य नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? जो लूणी नदी है उसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है लवणवती नदी। लवणवती नदी ये इसका अन्य नाम है। अब इसका जो बहाव क्षेत्र है और ये इसकी जो लंबाई है, पहले बात कर लेते हैं इसकी लंबाई के बारे में। इसकी लंबाई मेरे प्यारे साथियों, इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। और ये बरसाती नदी है। कौन सी नदी है? बरसाती नदी। बरसाती नदी है, यानी बरसात के दिनों में ही ये नदी बहती है। पूर्णतः ये बरसाती नदी है। अब इसका उद्गम स्थान होता है नागपाड़ अजमेर से।
अब जहां पर इसका उद्गम स्थान होता है वहां से ये सागरमती के नाम से निकलती है। किसके नाम से? ये जो उद्गम स्थल है उस उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या होता है? सागरमती। क्या होता है? सागरमती। सागरमती के नाम से निकलती है। और फिर ये जो पुष्कर के निकट जो गोविंदगढ़ है वहां से जब ये सरस्वती नदी में मिलती है, जब ये सरस्वती नदी में मिलती है, पुष्कर के निकट ये जब सरस्वती नदी में मिलती है, पुष्कर के निकट कहाँ पर मिलती है? पुष्कर के निकट जब ये सरस्वती नदी में मिलती है तब इसका नाम क्या होता है? लूणी नदी होता है। क्या होता है? लूणी नदी होता है। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो प्रवाह क्षेत्र कि कौन कौन से जिलों से होकर ये गुजरती है। अब प्रवाह क्षेत्र में जब ये नागपाड़ अजमेर से निकलती है तो उसके बाद में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, इन जिलों में इस जो लूणी नदी है उस लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। कौन कौन से जिले हैं? अजमेर से ये निकलती है, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में, और फिर अंत में जाकर ये जो कच्छ का मैदान है या कच्छ का जो रण है उस रण में ये विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहने के बाद ये जो कच्छ का रण है उसमें ये विलुप्त हो जाती हैं। अब अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सहायक नदियों की। लूणी की सहायक नदियों के बारे में बता रहा हूं मैं। सहायक नदियां, लूणी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? अब लूणी की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों में प्रमुख रूप से सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी आदि, ये इसकी प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं। और एक दाईं ओर से मिलने वाली भी नदी है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे कि दाईं ओर से लूणी में मिलने वाली नदी कौन सी है तो वो लूणी की कौन सी सहायक नदी है, तो वो बताना है आपको जोजड़ी नदी। कौन सी नदी बताना है? जोजड़ी नदी। ये लूणी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। ये तो हो गई उसके सहायक नदियों के बारे में बात। अब इस पर बांध की बात की जाए, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बांध इस पर बना है जसवंत सागर। कौन सा बांध बना है? जसवंत सागर। अब जसवंत सागर कहां पर बना हुआ है? तो वो है, इसे अन्य नाम पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से बांध? पिचियाक बांध। पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो बना है बिलाड़ा, जोधपुर में। कहां पर बना है? बिलाड़ा, जोधपुर में बना है। अगर लूणी नदी के ऊपर बने बांध की बात की जाए तो जसवंत सागर बांध है, से पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो बिलाड़ा, जोधपुर में बना हुआ है। तो ये हमारी जो लूणी नदी है वो हो गई। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। ये हमारी कौन सी नदी हो गई? लूणी नदी हो गई। अब अगली नदी है 2 नंबर पर है, वो है जवाई नदी। कौन सी नदी है? जवाई नदी। तो मैं आपको बता दूं इसके उद्गम के बारे में। उद्गम, जवाई नदी का जो उद्गम है वो है गोरिया गांव की पहाड़ियां। गोरिया गांव की पहाड़ियां।
अब ये कहाँ पड़ती है? गोरिया गांव की पहाड़ियाँ। ये पड़ती है, बाली तहसील है पाली की, वहाँ पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? बाली तहसील है पाली की, वहाँ पर पड़ती है। तो अगर जवाई का जो उद्गम स्थान है उसके बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, बाली है, बाली तहसील पाली जिला है, वहाँ पर पड़ती हैं। अब इसमें प्रमुख बात है कि इस पर एक बांध बना हुआ है जो जवाई बांध है। उसका क्या नाम है? जवाई बांध। क्या नाम है? जवाई बांध। अब ये जवाई बांध बना कहाँ पर है तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये बना है सुमेरपुर पाली। कहाँ पर बना हुआ है? सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है जवाई बांध? सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। इसके बाद में चलते हैं, जो लूणी की सहायक नदी है वो लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी नदी। लूणी की सहायक नदी जोजड़ी। इसका उद्गम स्थान है नागौर जिला। कहाँ पर है? नागौर जिला। और अगर गांव का पूछा जाए तो इसमें पोंडलू गांव है। कौन सा गांव है? पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी भी है। पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है और लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी हैं। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो नागौर और जोधपुर में है। ये लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसके दाईं ओर से मिलती है। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदियों में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से नहीं निकलती हैं। ये भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और अगली जो लूणी नदी की सहायक नदी है उसमें आती है घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और अगर बात की जाए तो राजस्थान में तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये नदी प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये नदी है वो प्रवाहित होती है। और इसका जो राजस्थान में जो प्रवेश है, ये हनुमानगढ़ जो जिला है उस हनुमानगढ़ जिले में जो टिब्बी तहसील है वहाँ से इसका प्रवेश होता है। कहाँ से होता है? टिब्बी तहसील से। हनुमानगढ़ की जो टिब्बी तहसील है वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये अगर अधिक बरसात हो तो ये पाकिस्तान का जो फोर्ट अब्बास क्षेत्र है वहाँ तक भी चली जाती है। फोर्ट अब्बास क्षेत्र है वहाँ तक भी चली जाती है। पाकिस्तान में भी जाती है। ये इस घग्गर नदी का विवरण है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारी थी घग्गर नदी। अब अगली नदी है वो है दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की जो नदियां हैं उनमें मैं आपको दो नदियों के बारे में भी बता देता हूँ, यानी दक्षिण पश्चिम के जो नदियां हैं उनके बारे में भी। अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी। ये दक्षिण पश्चिम की नदी है और इसका जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा हमें कंफ्यूज करता है। और इसका जो उद्गम स्थान है सिरोही जिला। कहाँ पर है? सिरोही जिला। अब सिरोही जिले में आपको पूछ लिया जाए तो इसमें आपको बताना है नया सानवारा गांव की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर?
नया सानवारा गांव, नया सानवारा गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिरोही जिले में नया सानवारा गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलुप्त होती है। कहाँ पर जाकर विलुप्त होती है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और ये जो गुजरात है, गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य का जो डीसा नगर है, कौन सा? डीसा नगर। अब ये डीसा नगर है वो पश्चिमी बनास नदी पर ही स्थित है। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आपको इसमें पश्चिमी बनास आ जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका उद्गम स्थान सिरोही जिला है। सिरोही जिले में नया सानवारा गांव की पहाड़ियां हैं। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ये नदी। और गुजरात का जो डीसा नगर है वो इसी नदी पर बसा हुआ है। और अगली नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी कौन सी नदी है? साबरमती नदी। उसके उद्गम के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम होता है उदयपुर जिले से। कहाँ से? उदयपुर जिले से, उदयपुर जिले से, उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है। और उदयपुर जिले से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी है। राजस्थान और गुजरात में बहती है और राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद साबरमती नदी उदयपुर जिले से निकलती है। यह आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी में आप इसमें गुजरात नहीं टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में गुजरात आ जाता है तो गुजरात नहीं करना है, इसमें आपको उदयपुर ही करना है। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? उदयपुर जिले से। गुजरात और राजस्थान में ये नदी बहती है और फिर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी गिरती है। खंबात की खाड़ी में ये नदी जाकर गिरती है। ये तो लूणी और जो पश्चिमी जो राजस्थान की नदियां हैं उन पश्चिमी राजस्थान की नदियों के बारे में विवरण था। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगली नदी की तरफ अपना रुख कर सकूं। फिर अगली जो नदी है वो नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। अब माही नदी के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। अब माही नदी है वो माही नदी का उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। माही नदी के उद्गम के बारे में बात कर लेते हैं। अब माही नदी का जो उद्गम है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश का जो धार जिला है। कौन सा जिला? धार जिला। अब धार जिले में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला से ये जो माही नदी है वो निकलती है। विंध्याचल पर्वत की जो महेंद्र झील है, कौन सी झील? महेंद्र झील। वहां से ये नदी निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? महेंद्र झील से ये नदी निकलती है। अब इसकी लंबाई, माही नदी की लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी कितनी है लंबाई? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में माही नदी की लंबाई कितनी है? राजस्थान में है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर राजस्थान में माही नदी की लंबाई है। अब माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ये प्रमुख रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है। किसकी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रमुख नदी है। अब देखो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि माही नदी प्रमुख रूप से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक उसमें एक बीच में जैसे उत्तर प्रदेश है ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखना है। अब देखो इसके अन्य नाम,
अब माही नदी के अन्य नाम हैं वागड़ व कांठल की गंगा। क्या नाम है? वागड़ व कांठल की गंगा। क्या नाम है? वागड़ व कांठल की गंगा। ये इसका प्रमुख नाम, अन्य नाम है। और इसे दक्षिणी जो राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको बताना है वो माही नदी है जिसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। वागड़ व कांठल की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली? माही नदी। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब जो माही नदी है उस माही नदी में बांध बनाया हुआ है। बांध की बात कर लेते हैं। माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कड़ाना बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? कड़ाना बांध। अगर पूछा जाए कि माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो कड़ाना बांध माही नदी पर बना हुआ है। अब माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में बता सकूं। तो इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां, माही नदी की सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन और भादर, ये प्रमुख रूप से माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब इसमें एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। माही नदी में त्रिवेणी संगम भी बनता है। अब त्रिवेणी संगम जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है वो त्रिवेणी संगम होता है। और त्रिवेणी संगम वो बनता है वो बेणेश्वर डूंगरपुर में। कहाँ पर बनता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। और त्रिवेणी संगम पर प्रमुख रूप से 3 नदियाँ सोम, माही और झाकम, ये प्रमुख रूप से आकर मिलती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज हमारी थी जो अफवाह तंत्र है और ये नदियों की जो क्लास थी वो थी। कल बाकी जो बची नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।